नारा संचार सकारात्मक सुर्खियों के तहत आर्थिक एवं वित्त क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के साथ हम एक बार फिर अपने दर्शकों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज 26 मार्च 2022 है। रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से लड़ाई का असर अब देश में दिखना शुरू हो गया है। देश की तेल कंपनियों ने 22 मार्च 2022 को कई दिनों के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने के साथ ही रसोई गैस सिलेंडर का दाम भी 50 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ा दिया। सप्ताह के 4 में से 3 दिन पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाए गए हैं। इसके साथ ही देश के कई शहरों में गैस सिलेंडर का दाम 1000 रुपये के पार पहुंच गया। वहीं पेट्रोल के दाम भी कुछ शहरों में 100 रुपये के करीब और कई शहरों में 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गए। डीजल के दाम में भी 90 रुपये की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार ने हालांकि पेट्रोल और डीजल के दाम को कई बार पेट्रोल और डीजल के दाम को सब्सिडी से पूरी तरह मुक्त कर दिया था, लेकिन देखा गया है कि जब भी चुनाव होते हैं उसके आसपास इस दाम बढ़ाने की प्रक्रिया को रोक दिया जाता है। और यही इस बार भी हुआ। विधानसभा जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो पिछले साल नवंबर के बाद से पेट्रोल डीजल के दाम में बदलाव नहीं किया गया और अब 22 मार्च को इसमें बदलाव किया गया। कच्चे तेल के दाम विश्व बाजार में एक बार फिर से $120 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गए हैं। ऐसी आशंका है कि अमेरिका और पश्चिमी देश रूस पर और नए प्रतिबंध लगा सकते हैं। ऐसे में बाजार की परख करने वाली विशेषज्ञ संस्थाओं का मानना है कि कच्चे तेल के दाम यदि 110 से $120 प्रति बैरल के दायरे में रहते हैं तो तेल कंपनियों को इस स्तर पर अपनी प्राप्ति पूरी करने के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम में 15 से 20 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाने पड़ सकते हैं। और पेट्रोल डीजल के दाम अगर बढ़ते हैं तो महंगाई पर उसका असर पड़ना स्वाभाविक है। उद्योगों में कच्चे माल को लाने ले जाने, उत्पादों की माल ढुलाई और तमाम तरह के परिवहन की जो लागत है वो बढ़ जाने से महंगाई पर इसका असर पड़ता है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने बृहस्पतिवार को एक रिपोर्ट में बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों को 4 नवंबर 2021 से 21 मार्च 2022 के बीच जो पेट्रोलियम और पेट्रोल डीजल और दूसरी चीज़ों के दाम जो नहीं बढ़ाए थे उसकी वजह से करीब 19,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। और इस दौरान कच्चे तेल के दाम $82 से बढ़कर $110 प्रति बैरल से ऊपर निकल गए थे। तो अब तेल कंपनियों ने इस घाटे की भरपाई के लिए दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं और ये विश्व बाजार में कच्चे तेल के दाम किस स्तर पर रहते हैं उस पर निर्भर करेगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस लंबी लड़ाई के बीच जब सारी दुनिया में ये आशंका है कि तीसरा युद्ध छिड़ सकता है, भारत ने निर्यात के मोर्चे पर एक अहम पड़ाव हासिल किया है। चालू वित्त वर्ष यानी 21-22 में जो देश से माल का वस्तुओं का निर्यात है $400 अरब के आंकड़े को पार कर चुका है। और इस वित्त वर्ष की समाप्ति पर विदेश व्यापार महानिदेशालय ने यह कहा है कि इस वित्त वर्ष की समाप्ति तक ये निर्यात का आंकड़ा $410 अरब तक पहुंच सकता है। यह पहला मौका है जब देश का निर्यात $400 अरब के आंकड़े को पार कर रहा है। इससे पिछले साल जब कोरोना महामारी के प्रभाव का साल रहा है यानी 2020-21 में $292 अरब का ही निर्यात हो पाया था। उससे पहले 2019-20 में $313.36 अरब और उससे पहले 2018-19 में $330 अरब का देश से निर्यात किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश की आत्मनिर्भर भारत यात्रा में अहम पड़ाव बताया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि निर्यात बढ़ने के साथ साथ देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। निर्यात के इस कारोबार में सबसे ज़्यादा जो भूमिका रही है इंजीनियरिंग उत्पादों का, अमेरिका को बड़े पैमाने पर निर्यात होता है। इसके अलावा पेट्रोलियम उत्पादों का संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात होता है बड़े पैमाने पर। देखिए, हम संयुक्त अरब अमीरात से कच्चे तेल का आयात करते हैं और भी कई देशों से करते हैं, लेकिन उस कच्चे तेल को प्रसंस्कृत कर उससे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, नाफ्ता वगैरह कई चीज़ें बनती है। तो उन उत्पादों का फिर हम उनको बाहर निर्यात करते हैं। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो जामनगर की रिफाइनरी है वहाँ से पेट्रोलियम उत्पादों का बड़े पैमाने पर विदेशों को निर्यात किया जाता है।
रत्न आभूषणों का भी देश से काफ़ी बड़ी मात्रा में निर्यात होता है, चीन को भी ये भेजे जाते हैं। रसायनों का निर्यात भी किया जाता है, दवा और औषधि का निर्यात होता है। और इसके अलावा इस साल बासमती चावल, गेहूं, चीनी, मसाले और समुद्री उत्पादों का भी निर्यात का जो है बढ़ने में देश की भूमिका, इनकी भूमिका अच्छी रही है। एक जो दूसरा पहलू इसका है कि निर्यात तो हमारा बड़ा है, 400 अरब डॉलर के पार हम पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके साथ जो आयात है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और 21 मार्च 2022 तक 589 अरब डॉलर का हमने आयात किया है। 400 अरब डॉलर का निर्यात किया और 589 अरब डॉलर का हम आयात कर चुके हैं। इस प्रकार जो निर्यात घाटा है वो अभी बना हुआ है, क्योंकि देश में आपको पता है कि हम बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करते हैं, खाद्य तेलों का भी बड़ी मात्रा में आयात करते हैं, दालों का भी आयात करते हैं, और कच्चे हीरे भी देश में आयात किए जाते हैं, जिन्हें तलाश कर फिर वापस विदेशों को निर्यात किया जाता है। कारों के कलपुर्जे, मोबाइल फ़ोन और कई चीज़ों के कलपुर्जे भी देश में आयात होते हैं। तो इस प्रकार अगर हम सीधे माल के हिसाब से हम निर्यात और आयात के उसका संतुलन देखें तो 188.2 अरब डॉलर का जो है निर्यात व्यापार घाटा हमारा बना हुआ है। हालांकि देश से सॉफ्टवेयर और दूसरी सेवाओं का निर्यात होता है, जिससे मुझे लगता है कि इसकी भरपाई हो जाती है। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई की वजह से देश से जो है गेहूं के निर्यात को काफ़ी जो है पूछताछ बढ़ी है। गेहूं का निर्यात तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन रूस और यूक्रेन से, या खासकर यूक्रेन से हम बड़ी मात्रा में खाद्य तेल का, सूरजमुखी और दूसरी चीज़ों खाद्य तेलों का आयात करते हैं। वह आयात जो है हमारे लिए महंगा हो गया है, तो इसका भी जो है व्यापार पर असर पड़ रहा है। और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि लोकसभा ने वित्त विधेयक 2022-23 को लोकसभा में मंजूरी मिल गई है। इसके बाद इसे राज्यसभा को भेजा जाएगा, राज्यसभा में इस पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद इसे पुनः जो है लोकसभा को लौटा दिया जाएगा। उसके बाद बजट जो पारित, संसद में बजट पारित होने की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। इस वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति की संस्तुति मिलने के बाद 1 अप्रैल 2022 से बजट के प्रावधान लागू हो जाएंगे। इस बार के बजट में जो खास प्रावधान है वो है आभासी डिजिटल संपत्ति, यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट जिसको कहा गया है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी है और दूसरे तरह के आभासी लेन देन जो आजकल एक नई तरह का लेन देन शुरू हुआ है, उसकी कमाई पर 30% की दर से कर लगाने का फैसला मतलब उसमें किया गया है। तो वित्त विधेयक के पारित होने के बाद ये फैसला लागू हो जाएगा और इस तरह के लेन देन पर, जो क्रिप्टो और दूसरी तरह के आभासी मुद्रा के लेन देन है, उसके लेन देन पर 1% की दर से TDS भी काटा जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट और क्रिप्टो जैसी जो भी लेन देन है उसको लेकर सरकार में कोई अस्पष्टता नहीं है। सरकार सभी पहलुओं पर विचार विमर्श कर रही है। सरकार ने क्रिप्टो में भारी मात्रा में हो रहे लेन देन और इससे होने वाली कमाई को देखते हुए इस पर टैक्स लगाया है और साथ ही इसके लेन देन पर नज़र रखने के लिए 1% की दर से जो है इसमें TDS भी काटा जाएगा। इसके साथ ही हम बता दें कि जो ये सप्ताह समाप्त हुआ है, यानी शुक्रवार 25 मार्च तक, तो जो हमारा बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स है वो 57,362.20 अंक पर बंद हुआ। इससे पिछले सप्ताह के मुकाबले करीब 500 अंक नीचे है। और निफ्टी की अगर बात करें तो ये सप्ताह अंत शुक्रवार अंतिम कार्य दिवस होता है, तब ये 17,153 अंक पर बंद हुआ, करीब 70 अंक नीचे रहा है। और सप्ताह के दौरान जो विदेशों में जो डाउ जोन्स फ्यूचर है, नास्डैक फ्यूचर है, ये भी हरे निशान में बंद हुए हैं और डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 76.22 रुपये प्रति डॉलर रहा है, जो कि थोड़ा कमज़ोर हुआ है। इससे पहले 75.80 पे था ये पिछले हफ्ते। और जो कच्चा तेल है ब्रेंट क्रूड, उसका भाव 116.56 डॉलर प्रति बैरल बताया गया। 25 मार्च को चांदी का भाव 69,089 रुपये किलो और सोने का भाव 51,827 रुपये प्रति 10 ग्राम बताया गया है। फिलहाल इतना ही, हम अपने दर्शकों से विदा लेते हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो अवश्य दें। वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।